हेलो वॉरियर्स, सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब? तैयार हैं एक और फाइट के लिए? तो वेलकम है हमारे एक और सेशन में, लेक्चर 8 में। आज बात करेंगे IFRS 15 और IS 10। तो दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं आज। चलो देखते हैं बच्चों। तो IFRS 15 किसकी बात करता है? रेवेन्यू की, सेल्स की, पैसे की। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। भाई ये बताता है कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर रेवेन्यू तो है। चाहे जिंदगी में बात करो, चाहे P&L में बात करो, सारी की सारी मेहनत अपने पैसे के पीछे है, रेवेन्यू के पीछे है। और इसी रेवेन्यू को कंपनियां भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती है, और कई कंपनियों ने इसको मैनिपुलेट किया। और आप जानते ही हैं बाद में जब वो फ्रॉड सामने आया तो क्या हाल हुआ है। तो उसको रोकने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों हमारे पास, IFRS 15। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, मतलब जो आप अपने कस्टमर से रेवेन्यू कमा रहे हो उसको कब रेवेन्यू मानोगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसको लेके ये बात करता है। तो थोड़ा सा हमारे FA में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल पे है, थोड़ा सा हमारे FR पे है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेवल पे है, और फिर SBR के लेवल पे है। तो तीनों लेवल पे ये टॉपिक टेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। और एक और प्रो टिप दूं तो ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, सर ऑडिट एसोसिएट का इंटरव्यू है, अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव, अकाउंटिंग मैनेजर का इंटरव्यू है, तो अपन क्या तैयारी करके जाएं? तो मेरी पहली रिकमेंडेशन ये रहती है कि IFRS 15 पढ़ जाओ। भाई और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आप आगे के लेवल पे देखते हो, जैसे लीजेस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आजकल कई सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरव्यू में पूछते हैं, बट रेवेन्यू रिकग्निशन एक बेसिक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको नहीं आएगा तो सामने आपकी इमेज बहुत गलत जाएगी। तो पढ़ना ही है, एग्जाम के लिए भी पढ़ना और वैसे भी समझना है। तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 15? इट्स अबाउट रेवेन्यू, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट सेल, इट्स अबाउट टर्नओवर। कुछ भी बोलो, नाम में क्या रखा है। ठीक है, समझ गए सर बात? अच्छा, तो सर ये बताता क्या है? ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सर ये स्टेप क्यों दिए गए? ताकि ना आपकी चले ना हमारी चले, हर कोई अपने अपने हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड ना कर पाए। अब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी मतलब IFRS 15 की। और उसने 5 स्टेप मॉडल दे दिया, बड़ा फेमस है 5 स्टेप मॉडल। याद रखोगे इस मॉडल को? भाई सारे मॉडल याद रखते हो, ये वाला मॉडल खास याद रखना। 5 स्टेप मॉडल। और क्या कहता है? कहता है 5 चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। इतना सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिंपल सी आपसे बातें करता है। कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस, एलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो कहता है देखो, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अरे आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे बिना कॉन्ट्रैक्ट? कस्टमर के दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, पैसे का आना प्रोबेबल होना चाहिए। तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। आपके और कस्टमर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब कितने वादे, कितने प्रॉमिस हमें फुलफिल करने हैं। भाई हमने सामने वाले को वादा किया है कि हम आपको आईफोन दिलाएंगे, हमने सामने वाले को वादा किया है हम आपको ज्वेलरी दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे। तो भाई कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। आपको ज्वेलरी अलग दिलानी है, चॉकलेट अलग दिलानी है, आईफोन अलग दिलाना है। तो देखना है कि वादे कितने करें और हर वादे को अलग अलग ट्रीट करना है। जैसे मान लो मैं CCD कैफे में गया और किसी के साथ गया, किसी स्पेशल के साथ गया, वहां पे मैंने कैफे वाले से कॉफी ऑर्डर करी और कॉफी के साथ साथ केक भी ऑर्डर कर दिया। कॉफी और केक दोनों ऑर्डर करे। तो एक बात बताओ बच्चा, जो कैफे वाले हैं उन पे कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गई, मतलब उनको कितनी चीजें फुलफिल करनी है। अभी उन्होंने मेरे सामने कॉफी लाके रखी, तो वो रेवेन्यू किस चीज का मानेंगे? सिर्फ कॉफी का। जब वो केक लेके आएंगे, मान लो अचानक से वो कहते हैं कि सर केक स्टॉक आउट हो गया, तो मैं पेमेंट भी किसकी करूंगा? कॉफी की। वो रेवेन्यू भी किसका दिखाएंगे? कॉफी का। क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड नहीं है। ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपको दोनों सेपरेट सेपरेट परफॉर्म करनी है। बट वहीं देखो, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एक टाउनशिप की बात करी, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया
और एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि यार मुझे ना तुम प्रॉपर एक टाउनशिप बना के दो। मतलब टाउनशिप आप समझते हो क्या होता है? जैसे टाउनशिप के अंदर जिम भी होता है, पूल भी होता है, पूरा एक टाउन बना के दो मुझे, सोसाइटी नहीं, फ्लैट नहीं चाहिए, आप पूरा टाउन बना के मुझे दोगे क्या? तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं बना दूंगा। अब एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर अगर सिर्फ फ्लैट बनाए और अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले तो गलत है, क्योंकि मैंने उससे सिर्फ फ्लैट नहीं मांगे है, मैंने उससे सिर्फ जिम नहीं मांगा है, मैंने उससे सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं मांगा है, मैंने कहा है पूरा का पूरा टाउन बनाना। तो ये सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड। यहाँ पे एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट कब हो रही है? जब आप पूरा का पूरा टाउन डेवलप करते हो। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि घर अपने आप में एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या स्विमिंग पूल अपने आप में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नहीं, वो सेपरेट नहीं है, वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, टुगेदर ही वो फुलफिल होंगे, अलग अलग फुलफिल नहीं होंगे। भाई तुमने किसी से कॉफी मांगी है, वो कॉफी के इंग्रेडिएंट ला के रख दे। तुमने कॉफी मांगी है, उसको कॉफी पूरी की पूरी बना के देनी है, उसे इंग्रेडिएंट थोड़ी मांगे आपने। भाई वो कॉफी पाउडर ला के दे देता है आपको, मिल्क ला के दे देता है, चीनी ला के दे देता है, और टेबल पे रखता है, लो बना लो। हालांकि जितना आप बड़े लेवल पे जाओगे तो यही होता है बड़े लेवल पे। आगे जाके आपको सब चीज़ें वो सर्व कर देते हैं, आप खुद ही अपने हिसाब से बनाते हो। बट यहाँ पे आप समझो, जब आप किसी से कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हो, बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? पूरी कंप्लीट। तो ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे तो ज़्यादा नहीं आता, आगे के लेवल पे बहुत डिटेल में अपन इसको पढ़ते हैं। एफए में इतना समझ लो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है वादा, तेरा वादा। तो जो वादा है ना अपना, उनसे कितने वादे हमने कर रखे हैं और कौन कौन से वादे इंटरलिंक्ड हैं, कौन कौन से वादे इंडिपेंडेंट है, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर वादा इंडिपेंडेंट है तो कोई भी एक वादा फुलफिल हो गया तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, जो नहीं हुआ उसका नहीं होगा। वादा लिंक्ड है, वादे एक साथ हैं तो सब एक साथ फुलफिल होंगे, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो बात समझ आ गई। डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, ये क्या होता है? ये होता है कि तुम्हें सामने वाले से कितना पैसा मिला। अच्छा, याद रखना, मैं सीसीडी कैफे में गया, वो एग्जाम्पल याद रखना। तो अपन ने कॉफी ऑर्डर करी, अपन ने केक ऑर्डर किया, कुछ बिस्किट्स ऑर्डर करे, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, उन्होंने तीनों फुलफिल कर दी। वो आए, बिल लेके आए, मैंने बिल पे किया, मान लो 2,000 रुपये का बिल आया। भाई अब बिल तो अच्छा खासा आएगा इसी जगह पे। तो उस बिल के अंदर जो वो पेमेंट मैंने 2,000 करी ना, वो उनका ट्रांजेक्शन प्राइस है, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। बट यहाँ पे जो बच्चा लॉजिकली सोच रहा है वो एक बात और सोच रहा होगा कि सर आपने उस बिल के अंदर जीएसटी भी पे किया है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे किया है, वैट भी पे किया है। मतलब अलग अलग कंट्री के हिसाब से, इंडिया में जीएसटी है तो यूके में वैट है। तो आप लोग सही सोच रहे हो, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लो 2,000 रुपए में 300 रुपए का जीएसटी है, तो वो अपन हटा देंगे बच्चा। सर उसको क्यों हटा दोगे? अरे अब 2,000 रुपए में रेवेन्यू थोड़ी मानोगे, कंपनी अपना रेवेन्यू थोड़ी मानेगी। कंपनी का रेवेन्यू 1,700 है, वो 300 तो गवर्नमेंट को देने हैं, तो ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है? 1,700। इसी से निकल के आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है एलोकेशन। चौथा स्टेप है एलोकेशन। सर ये एलोकेशन करने का क्या जरूरत पड़ रहा है? तो हालांकि मैं एक एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा, बट समझा देता हूं। देखो, एक बात समझो, कई बार ना क्या होता है, मील्स होती हैं, मील्स होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो मैकडोनल्ड का। मैकडी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी फूड चेन है। तो हमारे यहाँ पे क्या, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन है वो। तो मैकडी में आप जाते हो तो मील्स बहुत मिलती हैं। मील्स का क्या मतलब होता है? मील्स का मतलब ये होता है कि भाई आप सेपरेट सेपरेट लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, मील में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। भाई नए नए तो हमें पता भी नहीं था, जब कॉलेज के टाइम पे गए तब ऑर्डर देना भी नहीं आता था। अब गए थे किसी के साथ कॉलेज के टाइम पे, वहाँ पे मैकडी में गए और सामने वाली को बोल ही नहीं पाए कि क्या होता है ये। वो जो जो बोलती गई, अपन हाँ हाँ करते गए, सर ये ऐड कर दूं, ये ऐड कर दूं। अब तो प्रो हो गए हैं भाई, खूब एक्सपीरियंस मिल गया। बट उस वक्त नहीं पता था, नए नए गए थे पहली बार मैकडी में, तो सामने वालों की बातों में आ गए, तो वो बिल एक अच्छा खासा बन गया। बट आप समझो, आप लोग, आप सब तो प्रो हो इन चीज़ों में। भाई मील में क्या होता है कि आपको महंगा पड़ता, सॉरी सस्ता पड़ता है कंबाइन करके। तो इंडिविजुअली मान लो कोई चीज़ 300 की है, तो कंबाइन करके मान लो 250 की पड़ रही है। तो अब एक बार बताओ, कंपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करे? उसको 250 रुपये मिले हैं, अब वो कैसे एलोकेट करे कि उसमें बर्गर के कितने हैं, फ्रेंच फ्राइज के कितने हैं, कोल्ड ड्रिंक के कितने हैं। मान लो मील में ये 3 आइटम थे, तो तीनों पे एलोकेट भी तो करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं चौथा स्टेप एलोकेशन, और पांचवा स्टेप फाइनली रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो बच्चों ये सारे काम ना आप लोग अपनी 11th 12th में या कोई भी बच्चा करता है, बट इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक प्रोसेस बना दिया। यहाँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जनरली छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स में तो कोई दिक्कत आती नहीं।
ये ज़्यादा काम आता है जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। तो ये अभी आपके लेवल पे नहीं है, एफआर में आती है, बट मैं बता रहा हूँ अभी के लिए बस आपको ये लर्न कर लो। पांचों स्टेप देखो मेरे साथ, दोबारा बोलो सर कौन कौन से 5 स्टेप है। तो बेटा मेरे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। क्या तुम्हारा कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? भाई अगर तुम्हारा कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो इनवैलिड है, फिर दूर हो जाओ। चाहे हाँ कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो चलेगा, बल्कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? वादे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तुमने कस्टमर को कितने वादे करे हैं? भाई मैं लैपटॉप लेने गया तो लैपटॉप वाले ने मेरे को बोला कि आपको लैपटॉप भी देंगे और 3 साल की सर्विस भी देंगे। यहाँ 2 वादे करे हैं उसने, एक सर्विस का और एक लैपटॉप का, सेल ऑफ लैपटॉप, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, 2 वादे हो गए। और क्या? तीसरा क्या? पैसा। कस्टमर ने कंपनी को कितना पैसा दिया, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एटसेट्रा, हटा देंगे। फोर्थ, एलोकेट करो, इंडिविजुअली एलोकेट करो, हर चीज पे एलोकेशन डालो। और पांचवा, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन टू द पॉइंट, मतलब रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2 तरीके हैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के, पॉइंट ऑफ टाइम पे या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे, करेंगे बात उसकी। तो आपके लिए काफी डिटेल में मैंने समझा दिया, बट एक एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो सर क्या एग्जांपल है? देखो मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट डेट कब के लिए? जनवरी 1 2025। बंडल कहता है मोबाइल फोन स्टैंड अलोन प्राइस 40,000 एंड 1 ईयर वारंटी, स्टैंड अलोन प्राइस 10,000। अब वही मील वाली बात आ गई बच्चा। अगर मान लो हम लोग कौन है, आप और हम कौन है? एक मोबाइल फोन की कंपनी है, ठीक है। हमारा फोन कोई आके खरीदेगा तो 40,000 का फोन है। अगर तुम्हें फोन नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ सर्विस लेनी आ रही है, हम इंडिविजुअली सर्विस भी बेचते हैं, सर्विस 10,000 की है। एक बंदा आया कहता है यार मैं दोनों चीजें एक साथ ले लूंगा तो कितने का पड़ेगा? उसने बोला बंडल प्राइस या मील प्राइस 45,000, तो 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, स्टैंड लोन प्राइस दिया हुआ है 50,000 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो अपन इसमें स्टेप्स लगाना शुरू करते हैं। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा डेट याद रखना, जनवरी 1, ये किस दिन हुआ है? जनवरी 1 2025। अभी बात करेंगे आगे, ये डेट याद रखना। ये ट्रांजेक्शन कब हुई है? जनवरी 1 2025 को, ठीक है सर। आगे बताओ। तो पहला तो वैलिड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन बोले ना बोले, हम ये बात तो हमेशा एज्यूम करेंगे इस लेवल पे कि कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इस लेवल पे टेस्टिंग, पहले स्टेप की टेस्टिंग जनरली एसबीआर में होती है। 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कमर्शियल सब्सटेंस वाज मिसिंग और कस्टमर वाज नॉट रेडी टू पे, देयर वाज लेस प्रोबेबिलिटी कि उससे पैसा आएगा, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला ना स्टेप इनवैलिड हो जाता है। बट आपके केस में हमेशा वैलिड ही मानना है इसको। आगे चलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही होगा, ठीक है सर। आगे क्या बात है? तो वादे, बच्चा वादा कितने हैं? भाई 2 वादे हैं। एक वादा है उनसे कि तुम्हें मोबाइल फोन देंगे। क्या देंगे? मोबाइल फोन देंगे। सर मोबाइल फोन का वादा है, बिल्कुल वादा है। और क्या है? मोबाइल फोन के वादे के बाद बच्चों एक वादा और ये भी है कि हम आपको सर्विस भी देंगे, 12 महीने की 1 ईयर वारंटी भी देंगे। इस फोन के साथ कुछ हो जाती है गड़बड़ तो ले आना, हम उसको ठीक करके दे देंगे। ठीक है सर, दूसरा भी हो गया। ट्रांजैक्शन प्राइस, मान लेते हैं कोई जीएसटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता तो एक्सक्लूड करते, ये कस्टमर ने हमें पे किया है विदाउट एनी इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल पेमेंट उससे आई है 45,000। और सबसे इंपॉर्टेंट एलोकेशन। अब यहां बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एलोकेशन नहीं समझ आया, 2 मार्क्स लूज कर जाते हैं। अरे एलोकेशन में समझने को है क्या तुम्हारे को भैया? देखो समझो, मोबाइल फोन, एक तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है सर, मोबाइल है। दूसरा क्या है? वारंटी। 2 चीजें हैं, हाँ सर 2 चीजें। तुमने टोटल पैसे कितने लिए कस्टमर से? 45,000, ठीक है। तुमसे कोई इंडिविजुअली लेता तो कितने लेते तुम? 50,000। भाई तुमसे कोई इंडिविजुअली ये सर्विस ले, मील में ना ले, तो तुम मोबाइल फोन के 40 लेते हो और वारंटी के 10,000 रुपए लेते हो, बिल्कुल ठीक है। जो भी तुम्हारा प्राइस है ओके, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो कंबाइंड पैकेज का प्राइस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है, इस 45 को भी आप 4:10 की रेशो में बांटो। भाई इस 45 को भी 4:10 की रेशो में बांट दोगे आप। क्या कर दोगे? 45,000, आप 45,000 में से कितना पैसा इसमें मोबाइल के लिए आपने चार्ज किया है, मतलब मोबाइल पे कितना डिस्काउंट? 5,000 टोटल दे दिया, बट मोबाइल पे कितना दिया है? उसी रेशो में। इंडिविजुअली 40 का लेते हैं तो 40, 50 में से इंडिविजुअली 40 लेते तो 45 में से कितने लिए होंगे आपने? उसी रेशो में बांट देंगे, 40/50। भाई 40/50, 3 3 0 हटा दिए, 40,000 डिवाइड बाई 50, और इसका भी सेम निकाल दोगे।
45,000। भाई ये रेशो तो 10th क्लास की चीजें हैं, 10/50। अब ये तो नहीं बोलना कि सर हमसे ये रेशो नहीं हो पा रही, ये मैथ्स थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स थोड़ी बता दिया सर ने। तो ध्यान रखना। एलोकेशन फॉर मोबाइल फोन 45,000 का 40/50 36,000, मतलब 50,000 में 40 तो 45 में 36। अगर 50,000 के सामान में 40,000 का मोबाइल फोन है तो 45 में 36,000 का मोबाइल फोन है। तो तुमने मोबाइल फोन पे जो डिस्काउंट दिया वो अलग है और सर्विस पे अलग है। इंडिविजुअली सर्विस के तुम 10 लेते हो, तुमने इसमें 9,000 रुपए सर्विस के लिए है, इसका मतलब तुमने 1,000 का डिस्काउंट दिया है। मोबाइल फोन आप 36,000 का मानोगे, आपने मोबाइल फोन 36,000 का बेचा है और वो कितने का बेचा है, सर्विस 9,000 का। अब रेवेन्यू कैसे दिखाओगे, देखो पांचवा स्टेप, भाई फाइनल स्टेप आता है रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। अब सर रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करें? ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुई थी और मान लो ईयर एंड अपन को बता रखा है क्या? अच्छा 1 जनवरी को हमें बताया अकाउंटिंग हुई है, तो ईयर एंड अपन मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं, लिखा हुआ नहीं है इसमें, तो ईयर एंड मानते हैं 3 महीने बाद 31 मार्च को। 31 मार्च 2025, 2025 को अपन क्या मान रहे हैं बच्चा, ईयर एंड। अब देखो, अब मजा आएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा फोन का 36,000 रुपया, मुझे एक बार बताओ, फोन के जो 36,000 है इसको लेके मुझे वेट करना चाहिए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देना चाहिए? अभी के अभी पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप खुद बताओ। अरे पूरा रिकॉर्ड कर देना चाहिए बेटा, क्योंकि फोन गया, सेल हो गई, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, फोन में क्या बचा है, हमारे को क्या ऑब्लिगेशन है, वो कॉफी ला के दिया, अपन ने पी ली, काम खत्म। तो फोन का तो 36,000 पूरा का पूरा रिकॉर्ड करोगे। भाई आपको जितना भी पैसा मिला है कस्टमर से, उसमें फोन का तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, बट हाँ वारंटी के 9,000 रुपए मिले हैं 12 महीने के लिए। सर ऐसा तो हम वैसे भी करते थे, एक्रूअल प्रीपेमेंट में भी यही चीज, हाँ करते आप वही चीज थे, बस ये स्टेप उन चीजों को सिंपल कर रहे हैं, एक बाइफरकेट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के सिखा रहे हैं आपको। तो वारंटी में 9,000 और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो 3 महीने का रेवेन्यू कितना हुआ, 2250। तो अभी आप इनकम कितना दिखाओगे, 2250, और बचा हुआ क्या है, एडवांस है आपके लिए, बचा हुआ पैसा क्या है, एडवांस है। मतलब इसका पूरा का पूरा रेवेन्यू और अभी सर्विस का 3 महीने का रेवेन्यू। सर सर्विस का सिर्फ 3 महीने का क्यों दिखा रहे हैं? अरे बीते ही 3 महीने, अभी तो बीते ही 3 महीने हैं मेरे दोस्त, तो बचे हुए पूरा कैसे दिखा दोगे? बचे हुए जो आपके बैलेंस मंथ है, मतलब 9 महीने बच गए ना, 10 11 12, तो 9 महीने का जो रेवेन्यू है बचे हुए 9 महीने का, वो अगले साल दिखाएंगे जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो ये है 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्या हमारे तुम्हारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हुआ। अच्छा वादे कितने थे, 2 वादे थे, सेल ऑफ लैपटॉप, सप्लाई ऑफ सर्विस, 12 महीने तक तुम्हें सर्विस देंगे। तीसरा था ट्रांजेक्शन प्राइस, तुमसे पैसा अल्टीमेटली लिया कितना, 45,000। चौथा था एलोकेट करना, 36 और 9, मोबाइल फोन का तुमने 36,000 दिया है और सर्विस का 9,000 दिया है। 36,000 मेरा पूरा का पूरा अभी रेवेन्यू है, क्योंकि तुम्हें फोन दे दिया है। डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू, डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू 36,000, डेबिट कैश क्रेडिट सेल 36,000, पूरा का पूरा रेवेन्यू। बट जो दूसरा 9,000 मिला है, वो 9,000 रुपए मेरे लिए पूरा रेवेन्यू नहीं है, वो एडवांस इनकम है। 3 महीने बीत गए, 3 महीने का रेवेन्यू मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। डेबिट कैश 9,000, क्रेडिट रेवेन्यू 2275, सॉरी 2250, एंड द बैलेंस इज एडवांस इनकम, अर्नड इनकम, डेफर्ड इनकम, कई नाम से बुलाते हैं, नाम में क्या रखा है, मतलब एडवांस है, जिससे समझ आए वो नाम बेटर है। आई बात समझ? नाम सारे एक ही हैं, समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए, बात दिलो दिमाग तक चली गई, पूरा दिल में हल्ला हो गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 5 स्टेप है सर, बस इतना ही है, बस इतना ही। और सर जैसे लेके आते ही हैं आपके लिए, यहां भी लाए हैं कुछ एडवांस पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मजे देंगे। क्या है सर? प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये IFRS 15 का एक नया पहलू है, बच्चे छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, मैंने देखा बहुत कम बच्चों ने पढ़ा ही होता है, पढ़ा भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता ये कुछ बात है भी, और फिर जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो अब्बा डब्बा चब्बा, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। तो समझो प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट का क्या मतलब है, रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिस्काउंट। ये रूल क्या कहता है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट एक्सपेक्टेड कलेक्शन। ओहो, if entity expect customer to take PPD, prompt payment discount, revenue is recognized net of discount। क्या कह रहा है बाबू ये, इतनी इंग्लिश? तो बच्चा ये कह रहा है कि कई बार कंपनियां
पहले से ही उन्हें पता होता है कि यार हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाला ले लेगा। मतलब जैसे कुछ ऐसे लिखते हैं 2/10 नेट 30, ये एक लिखने का तरीका बता रहा हूं। मतलब क्या है इसका? कहता है अगर तुम पेमेंट 10 दिन में कर दोगे तो तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो 10 दिन में तो बची हुई पेमेंट 30 दिन में करनी है विदाउट डिस्काउंट। एग्जाम्पल है 2/10 नेट 30, कुछ भी हो सकता है, 5/10 कुछ भी हो सकता है। तो 2/10 नेट 30 का मतलब क्या है? 2% डिस्काउंट इफ यू पे इन 10 डेज, एंड इफ यू डू नॉट पे इन 10 डेज यू हैव टू पे फुल। टोटल अवेलेबल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज। समझ आ गया सर? समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब क्या, यहां पे IFRS 15 पंगा लेने आया। कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस से, कस्टमर बिहेवियर से, उसके परचेजिंग पैटर्न से, कि ये डिस्काउंट लेता है नहीं लेता? अच्छा, कंपनी वालों ने कहा हाँ पता तो है, तो फिर तुम ज्यादा रेवेन्यू क्यों दिखा रहे हो, तुम क्यों फ्रॉड कर रहे हो? अब एक बात सोचो, ये कितना बड़ा फ्रॉड का पॉइंट बन सकता है। मान लो एक कस्टमर है, मैंने उसे 10 करोड़ की सेल करी। भाई मैंने कैटरीना कैफ जी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो मान लो हमारे क्लाइंट है वो, हमने उनको 10 करोड़ का सेल किया, बट हमारे उनसे रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि हमने उन्हें एक हैवी डिस्काउंट दे दिया। हमारे को उनका पास्ट पैटर्न बहुत अच्छा लगा, परचेजिंग पैटर्न, तो हमने कहा कैटरीना जी आपके लिए फुल डिस्काउंट, दिल डिस्काउंट पे दे देंगे, आप सॉरी आपको पूरा डिस्काउंट दे देंगे। तो 10 करोड़ की जगह आपको सिर्फ देने हैं 2 करोड़ रुपया, आपको 8 करोड़ का डिस्काउंट दे देंगे, आप टाइम पे पेमेंट करा देना, 8 करोड़ का डिस्काउंट दे देंगे। अरे तो इन्वेस्टर के साथ तो एक तरीके से फ्रॉड हो गया। आपको मालूम है कैटरीना जी पक्का पक्का लेने वाली है डिस्काउंट। और दूसरा चीज, अभी आप सेल 10 करोड़ की दिखा रहे हो, एकदम से बाद में काटोगे और 2 करोड़ की करोगे, तो इन्वेस्टर तो तब तक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका है, बाद में उसके से उसको क्या पता लगेगा कि इसमें अभी डिस्काउंट की भी बात है। तो लॉ कहता है अभी 2 करोड़ पे रिकॉर्ड करो भाई। नहीं माननी डिस्काउंट का जो आप पुराना कंसेप्ट था, देखो कितना इलॉजिकल था, बाद में क्यों दिखाना है? अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो अभी दिखाना है, और वो पता लग जाता है। एंड ऑडिटर चेक कर लेगा, इफ एंटिटी एक्सपेक्ट कस्टमर टू टेक पीबीटी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज नेट ऑफ डिस्काउंट। मान लो इनवॉइस 5,000 का है और 2% का विद इन 10 डेज, तो आप 4900 पे रिकॉर्ड करोगे। और सर कल को नहीं लिया तो, कल को लिया तो, अभी करेंगे बात। मान लो मुझे एक्सपेक्टेड है, तो मैं रेवेन्यू कितने पे दिखाऊंगा? मैं रिसीवेबल कितने पे दिखाऊंगा? 2 करोड़ पे। मेरे वाले एग्जांपल में 4900 रिसीवेबल्स, कैटरीना जी से पैसे कितने लेने हैं? 4900। सेल्स कितनी? 40। सर 5000 का बेचा है। अरे 5 नहीं, मिलने तो 4900 है ना, तो जो मिलना है उसी पे दिखाना है। अच्छा सर जो मिलना है उसी पे दिखाना है, बट मान लो कल को वो 10 दिन में पे नहीं करता, मतलब सॉरी 10 दिन में पे कर देता है, तब तो क्या दिक्कत है? आपने ओरिजिनली रेवेन्यू कम दिखाया था, उतना ही पेमेंट आ गया, कैश टू रिसीवेबल। अरे एकदम सेम ये वो ट्रीटमेंट है जैसे हम ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते, याद करो। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट ऐसी होती है ना, जब इनिशियल एट द टाइम ऑफ सेल ही उसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब अपन कैश डिस्काउंट को भी वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर लेगा ही लेगा तो कर दिया। बट सर दूसरा केस, इफ नॉट पेड तो क्या दिक्कत है? अब पैसे कितने देंगी कैटरीना जी? पूरे 10 करोड़ देंगी। तो डेबिट कैश 5000, डेबिट कैश 5000, रिसीवेबल 4900, और एडिशनल रेवेन्यू अब दिखा दो। अब तुम दिखा दो, अब तुम दिखा दो, रेवेन्यू हो गया, अर्न हो गया। जब रियल में अर्न हुआ तब दिखा दो। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, अब तो पैसा मिल गया, अब फ्रॉड थोड़ी हो सकता है। तुमने 10 करोड़ की सेल, अरे तुम लॉजिकली एक बात समझो, तुम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार इन्वेस्टर की चादर ओढ़ तो लो, एक बार इन्वेस्टर की साइड से घुस के तो देखो, तब समझ आएगा ना माल्या जी सही है या गलत है। तो आपको क्या बनना है? इन्वेस्टर बन के सोचना है। और इन्वेस्टर बन के सोचो, आप क्या जानना, आप क्या चाहोगे? मैंने किसी को 10 करोड़ की सेल करी है, 8 करोड़ का डिस्काउंट का वादा है, तो मैं सेल 2 करोड़ की आज दिखाऊं या 10 की? आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे ना कि 2 की दिखा यार। और कल को जब डिस्काउंट वो नहीं लेता है, 8 करोड़ और आ गए, तो आप कहोगे अब दिखा रेवेन्यू बचा हुआ 8 करोड़ का। ऑब्वियस है, प्रूडेंट है हम लोग यार, बताया ना, अकाउंटेंट आर प्रूडेंट। डरना नहीं है, प्रूडेंस का मतलब डरपोक होना नहीं है। प्रूडेंस का मतलब है कॉमन सेंस यूज करना, और कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बच्चों। रैशनल रहना, प्रैक्टिकल रहना, दैट इज व्हाट प्रूडेंस मीन्स। तो यहां पे अपन रैशनल है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, घबरा मत जाना कि सर क्या बात आ गई, हम एस्ट्रोलॉजर बन गए, हम आगे को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे चीज ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। IFRS 15 जो कहेगा हम सब कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा। भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा वेद है, ये हमारी बाइबल है, तो जो बोलेगी वो मानेंगे, क्या करें, सुनना पड़ेगा। देखो किसी की सुनते हो ना सारी बात, दिन को कहे रात तो रात कहते हो, और रात को दिन। चलो
प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट, ये क्या है? ये भी देखो सर एक एक्स्ट्रा एडवांस पॉइंट आईएफआरएस 15 में बस ये तीन चीजें हैं। अब देखो समराइज करो तो आईएफआरएस 15 इतना ही, कोई कितना ही बोल ले, इसके अलावा कुछ और आईएफआरएस 15 में है नहीं। मेनली ये तीन चीजें मेन आईएफआरएस 15 में आपके लेवल पे टेस्ट होती हैं घुमा घुमा के। सर सब ले आए। पहला क्या? 5 स्टेप याद हो गए सर। दूसरा क्या? फ्यूचर डिस्काउंट की एस्ट्रोलॉजी कर लेना आज ही, एस्ट्रोटॉक आज ही अपन को पता लग जाएगा कब आपकी शादी होने वाली है, कब बच्चा होने वाला है, कब क्या होने वाला है, अपन पहले से ही टॉक कर पा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कर पा रहे हैं। ठीक है सर, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। दूसरा 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 कहते हैं कई बार क्या होता है कि आप एजेंट हो या प्रिंसिपल हो, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप एजेंट हो तो आप अपना रेवेन्यू क्या दिखाओगे, और अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप अपना रेवेन्यू क्या दिखाओगे। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लाया हूं। मान लो दो कंपनियां हैं, जेट एयरवेज और मेक माई ट्रिप। आप सबको पता है जेट एयरवेज प्रिंसिपल है, मेक माई ट्रिप एजेंट है जो उनकी टिकटें बेचती है। मान लो टिकट प्राइस 20,000 का है और कमीशन मिलती है मेक माई ट्रिप को 2,000। एग्जाम में टेस्ट हुआ है। अब मुझे एक बार बताओ, मेक माई ट्रिप को कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? 20,000 बेच मेक माई ट्रिप रहा है, बट वो बुक में 20 रिकॉर्ड करे या 2,000? वो 2,000 रिकॉर्ड करेगा बच्चा। जेट एयरवेज इज द प्रिंसिपल बिकॉज इट कंट्रोल्स द सर्विस ऑफ द फ्लाइट, इट सेट्स द प्राइस, डिलीवरी द फ्लाइट एंड बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस जेट एयरवेज विल रिकॉग्नाइज 20,000। भाई इसका रेवेन्यू 20,000 है, इस 20,000 को अर्न करने के लिए जो जो खर्चे इसने दिए, कमीशन एक्सेट्रा, वो सब वो पीएनएल में दिखा देगा। ये पूरा 20,000 दिखाएगा। बट एजेंट, Make My Trip is the agent. It is arranging service on behalf of Jet Airways. It does not control the flight service. It earns commission for connecting the customer. So Make My Trip will recognize only 2,000 as net revenue. सर इतनी बेसिक सी बात क्यों बता रहे हो भाई? अपन को पता नहीं है ना कि किस बच्चे के लिए बेसिक है, किस बच्चे के लिए ये एडवांस है, तो बताना जरूरी है। ध्यान रखना तीनों बातें। क्या तीन बातें हो गई? ये है आईएफआरएस 15 सर की तरफ से। आ गया मजा? लगा बहुत डिफिकल्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी में बातें जोड़ दूंगा एफआर में, बट अभी के लिए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमने धजिया उड़ा दी। क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो ये कहता है रेवेन्यू, पैसा, पैसा ही पैसा। रेवेन्यू कब बुक्स में रिकॉर्ड करना है? तो रेवेन्यू बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे बच्चों को? तो कहता है रेवेन्यू बुक्स में तब रिकॉर्ड करना है जब पांचों स्टेप फुलफिल हो जाएं। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, याद ही करा दूंगा आपको क्लास में साथ साथ। कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है? जल्दी बोलो, भूल गया यार, मैं ही भूल गया, जल्दी बता दो। आवाज दिल से दिल तक पहुंच जाएगी, सर तक पहुंच जाएगी। जरा सोचो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो था ना, कुछ सपने सोने नहीं देते। भाई सपने वो जो सोने ना दे, ऐसे ही थोड़ी बोल गए अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे ही थोड़ी बन गए। सपने देखे यार उन्होंने। कहाँ वो झोपड़ी में रहा करते थे बिना कोई कंफर्ट के, एक एक पर्सन जिसके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गया। आज तक उसकी दी हुई चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, इंडिया को सपोर्ट करती है। कहाँ पहुंच गया? तो दोनों ही बातें ध्यान रखना। दो एग्जाम्पल जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। एक तो आप अब्दुल कलाम जी को पढ़ो, उनको समझो। जितने बड़े बड़े नाम है, स्वामी विवेकानंद जी, इन सबको आप पढ़ो, महात्मा गांधी जी, आप बहुत सीखोगे जिंदगी के मोरल, जिंदगी की फिलॉसफी को लेके। ये होता है ना सर मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। बताओ, ये तो ये बोलना ही कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, उसी दिन वो बच्चा अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर रहा है। करने वाले बोलते नहीं और बोलने वाले करते नहीं। क्या बात कह दी, मैं खुद ही इंप्रेस हो जाता हूँ अपनी बातों से। तो समझो इस बात को। और दूसरी चीज याद रखो, एक दूसरा एग्जाम्पल याद रखो, रिजेक्शन। रिजेक्शन से नहीं घबराना है, फेलियर से नहीं घबराना है। मैं आपको उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं रिजेक्शन का। एक 65 साल का व्यक्ति, एक 65 साल का बंदा जगह जगह गया अपनी फूड रेसिपी लेके, समझ गए होगे। फ्राइड चिकन में बहुत बड़ा नाम है, हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, बट वैसे एक स्टोरी बता रहा हूं आपको। उनके पास एक रेसिपी थी, वो जगह जगह गए और रिजेक्ट हो गए। होता है ना, अपन कई जगह ट्राई करते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। अब अपना गम अलग है, अपन नहीं बता सकते, एग्जाम्पल तो सेम है, तो थोड़ी सी मर्यादा रखते हैं। तो वही बात है कि कई जगहों पे गए, सब जगह रिजेक्ट हो गए बच्चों, और जब वो रिजेक्शन हुआ तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज सबसे बड़ी उनकी फूड चेन है KFC, सबने सुना होगा ना नाम।
तो ये है रिजेक्शन से ऊपर निकलना, रिजेक्शन से गिरना नहीं है, उनको और पॉजिटिव तरीके से लेना है। तो ध्यान रखो, सिर्फ 3 बात इस टॉपिक में, 5 स्टेप, पीपीडी, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, मैं उसको बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और तीसरा आर यू अ प्रिंसिपल, आर यू अ एजेंट, एजेंट रिकॉर्ड कमीशन, प्रिंसिपल रिकॉर्ड टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू। अब आगे की बात, सर बातें ही बातें हो रही हैं तो आगे की बात कर दो। IFRS 15 को क्विक रिवीजन कर लिया, अब क्या बताने जा रहे हो सर? एक और छोटी सी 5-10 मिनट बात और सर की सुन लो, सुनोगे? सुन लो, जाओ मत। लो एक चाय की प्याली, लगाओ 2 घूंट और स्टार्ट हो जाओ सर के साथ। हाँ सर, IAS 10 ये भी बता दो सर जाते जाते। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अरे ये क्या है सर? तो बच्चा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मालूम है क्या बोलता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि मैं बात करूंगा आपसे, कुछ खतरनाक बात करने आता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये क्या बात करने आता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों आपसे बात करता है, रिपोर्टिंग डेट होता है ईयर एंड, जो रिपोर्टिंग डेट होता है ना वो ईयर एंड होता है, और रिपोर्टिंग डेट से भी आगे की बात कर रहा है। मतलब ये बात खत्म नहीं कर रहा है, ये रिपोर्टिंग डेट से भी आगे की बात कर रहा है। सर कब तक की बात कर रहा है? कहता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कवर्स द ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट डेट अकर बिटवीन रिपोर्टिंग डेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन का मतलब होता है जिस दिन BOD साइन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बड़े लोग होते हैं कुछ बच्चों, ये कंपनी के सिग्मा, कंपनी के अल्फा, कंपनी के मैनेजर, जिस दिन ये साइन करते हैं, और रिपोर्टिंग डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ड्राफ्ट, जो हमारे इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। मान लो ये 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो बच्चा इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, और जब ये इस पे साइन कर देते हैं मतलब 2026 में, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल। अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो लॉ कहता है ड्राफ्ट और फाइनल, भाई ड्राफ्ट और फाइनल होने में, बात और शादी होने में, भाई शादी जिस दिन हो जाती है उसी दिन तो फाइनल बात होगी। बहुत कुछ बदल जाता है बीच में, बहुत इवेंट्स आ सकते हैं बीच में। तो यही बात ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझता है, कहता है कि तुम्हारा ईयर एंड हुआ उसके बाद भी कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनकी शायद हमें नजर रखनी हो, जिन पे शायद हमें ध्यान देना हो। आप इग्नोर नहीं कर सकते हर इवेंट को। क्या कह रहे हो सर? हाँ, इवेंट कहता है इस बीच कुछ इवेंट हो सकते हैं, और इवेंट भी 2 तरीके के इसने बोले। एक बोला एडजस्टिंग इवेंट, मतलब एक इवेंट जिन पे ध्यान देना है, और एक इवेंट जिन पे ध्यान नहीं देना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई घटना, कोई इवेंट ड्राफ्ट ईयर एंड पे, अभी तुम्हारी बात हुई, अभी तुम ड्राफ्टेड है, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ, ड्राफ्ट है, और जिस दिन पक्का होने वाला है उसके बीच में कोई ऐसा इवेंट हो गया जिस वजह से ये जो 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत नजर आ रही है, तो उसमें एडजस्ट करो। मतलब कुछ इवेंट को डिफाइन किया कि कब एडजस्टिंग माना जाएगा, अगर वो इससे रिलेटेड इवेंट है, और नॉन एडजस्टिंग मतलब एकदम नया इवेंट है। करेंगे बात दोनों पे, देखो डेफिनेशन लाया हूं एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की दोबारा से। फ्रॉम ईयर एंड, most of you must have thought that at year end financial statement are finalized. It is not, my dear friend. Financial statement finalized once they are signed, and it takes some time to get them finalized. तो ईयर एंड के बाद भी कुछ समय चलता रहता है, महीना 2 महीना अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो उस पीरियड में अगर कोई घटना, दुर्घटना हो जाए तो आपको लगता नहीं है कि अभी साइन नहीं हुई है तो अपन चेंज कर दें। तो कहता है एडजस्टिंग इवेंट अगर हो गया तो चेंज कर देना। अब ये मत बोलना वो अगले साल का इवेंट है, भाई रिपोर्ट करो। कहता है प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट रिपोर्टिंग डेट। कहता है अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो ईयर एंड की बातों को ही कंफर्म कर रहा है, ईयर एंड के आइटम्स को कंफर्म कर रहा है, तो उसको एडजस्टिंग बोलेंगे, और उसके लिए वेट नहीं करेंगे, उसे 2025 में ही ठीक करेंगे। एडजस्ट इन फाइनेंशियल्स। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तब कहता है इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन अराइजिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। बट यहां भी छोड़ा नहीं, कहता है इसको ऑब्वियसली आप एडजस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि एकदम नया इवेंट है, नई बात है, बट देखो कि क्या ये मटेरियल बात है, और मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देना, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता देना। तुम एडजस्ट मत करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छूना नहीं, उसको टच नहीं करना।
बट उसके डिस्क्लोजर में जाके लिख देना कि भाई फलाना फलाना इवेंट हुआ। सर दोनों के कुछ एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। चलो प्रैक्टिकली देता हूँ अपने वाले एग्जाम्पल में, लंबा हो जाएगा समय, फिर कहेंगे बच्चे कि सर आपने बहुत खींच दिया। तो नहीं खींचता हूं, आ जाता हूं वापस। एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल हुआ मान लो रिसीवेबल्स, मेरी बुक में रिसीवेबल्स हैं, मुझे पैसे लेने थे विजय माल्या जी से। भाई थोड़ी सी आजकल लाइमलाइट में है सर, हम भी थोड़ा सा उनके एग्जांपल ले ले। पॉडकास्ट जो राज जी के साथ उनका पॉडकास्ट आया है, उसके बाद से तो देवता मानुष लोगों को नजर आ गए हैं माल्या जी। बाकी क्या है ट्रुथ वो तो वक्त बताएगा। तो बच्चों देखो, बात सिचुएशन ये है कि रिसीवेबल ईयर एंड पे माल्या जी से 100 करोड़ रुपए लेने थे फॉर एग्जांपल, और मुझे पता लगता है 15 दिन बाद माल्या जी आउट, बैंकरप्सी। अब ये बताओ एडजस्टिंग है कि नहीं? मुझे रिसीवेबल का 100 करोड़ ही दिखाने चाहिए? अरे भाई हटा दो बुक से, ये 2026 का इवेंट है जरूर, बट ये आपकी पुरानी बात को प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट रिपोर्टिंग डेट। सर और एग्जांपल, मान लो इन्वेंट्री, IS2 क्या कहता है, पढ़ाया था रिवीजन सेशंस में भी कराया है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री दिखा रखी है 1 लाख की, मेरे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है 1 लाख की, और सडनली 15 दिन बाद वो बिकती है 60,000 में डैमेज होने की वजह से, तो ईयर एंड पे 1 लाख की क्यों दिखा रहे हो भाई? उसकी एनआरवी तो 60 ही रह गई है, तुम कॉस्ट से नीचे 15 दिन में बेच दिए, तो इज इट नॉट अ इंडिकेटर ऑफ एनआरवी? अरे सेलिंग समथिंग लोअर देन कॉस्ट, इज इट नॉट अ इंडिकेटिव ऑफ एनआरवी एट ईयर एंड? तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई ना, क्लैरिटी मिल गई। तुम ईयर एंड पे कॉस्ट पे दिखा रहे हो, बल्कि ईयर एंड पे किस पे दिखानी चाहिए तुम्हें? एनआरवी पे 60,000। अभी लॉस दिखा दो, वेट मत करो, तुम्हारी इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है, तुम्हारी इन्वेंट्री 15 दिन बाद बिक गई है कम पे, तो आज ही वो इंडिकेटर है। एडजस्टिंग इवेंट, फ्रॉड, बताओ ये है कि एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, कोई फ्रॉड का पता लगना? अरे फ्रॉड भी तो पुरानी डिस्कवरी है, बैलेंस शीट के अंदर छुपी हुई चीज आपने पकड़ ली। एडजस्टिंग इवेंट। सर नॉन एडजस्टिंग का एग्जांपल, अरे भाई नॉन एडजस्टिंग जैसे आग लगना, फायर लगना, चोरी हो जाना। अब ये मत बोलना सर ये तो हमें पहले से पता था, कईयों की आदत है हर चीज पहले से ही पता थी सर। अरे पता थी तो रोकते ना, आग को लगने क्यों दी, या लगा दी खुद आग? कई लोग आग लगाने में बड़े अच्छे होते हैं। नहीं, आग लगाने से याद आया, कैसे हैं आप लोग के रिलेटिव्स? अच्छे हैं, बढ़िया है? पूछते रहते हैं आप लोग का हालचाल? नहीं पूछते हैं? आपसे, आपके घर वालों से आपके हालचाल सबसे ज्यादा फिक्र नहीं होती है। क्या कर रहा है हमारा बच्चा, कहाँ है हमारा बच्चा, कितने पेपर निकल गए, कब कब तक पेपर देगा, कहाँ जॉब कर रहा है, क्या फिक्र है? देख रहे हो? तो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है आग लगना, फायर, नई इवेंट होना, कुछ नया होना जिसका पुराने से अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे परचेज करना, सेल करना एक नई इवेंट है। अच्छा प्लानिंग कोई ये नहीं होता कि कई चीज की बात चल, जैसे मान लो सलमान खान जी की शादी की बात चल रही है कई टाइम से, बट जब होगी ना वो तभी का इवेंट माना जाएगा। बातचीत करना, देखो रिसीवेबल बैलेंस शीट में थे, उस पे कुछ इवेंट हुआ तो वो एडजस्टिंग बना। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में थी, बट बातचीत कहीं होती नहीं है, बातचीत तो प्लानिंग है। मान लो मर्जर एक्विजिशन हुआ, जैसे मैरिज होती है, मर्जर एक्विजिशन मतलब शादी की तरह, तो कंपनी ने कोई मर्जर एक्विजिशन किया, तो वो एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? अरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट आपको ये देखना है कि अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करना। बस इतना जरूर लॉ ने बोल दिया कि ठीक है कोई बड़ी फायर लग गई, मेजर फायर लग गई, कंपनी की गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गई, तो आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न में तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप बेसिस पे बनाते हैं। या इसका जनरली मैं एग्जांपल तो प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी कब होता है? जब डिक्लेयर होता है, बट ईयर एंड पे प्रपोज डिविडेंड को हमेशा डिस्क्लोज करना है। लॉ कहता है प्रपोज डिविडेंड को हमेशा डिस्क्लोज करना है, क्योंकि वो एक मटेरियल आइटम है, इवन दो वो रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स में बट डिस्क्लोज होगा, तो प्रपोज डिविडेंड नॉन एग्जिस्टिंग में आ जाएगा हमेशा। ठीक है सर एक एग्जांपल करा दो ना, आप बोलो, और अपन ना करें ऐसा हो सकता है। विच इवेंट एडजस्ट द 30 जून फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है इनमें से कौन कौन से एडजस्टिंग है, कौन कौन से एडजस्टिंग नहीं है। टेक कॉर्प फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 जून, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड 18 अगस्त, 30 जून ईयर एंड है। ईयर एंड कब है मेरे बच्चा, जल्दी से बता दो? ईयर एंड है 30 जून। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भाई तुमने बीओडी कब साइन किए हैं? 18। द फॉलोइंग इवेंट, और इस बीच में कितने इवेंट हो गए, कितनी बातें हो गई? ये 5 इवेंट हो गए, आपको बताने हैं कौन से एडजस्टिंग कौन से नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग एडजस्ट होते हैं पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना कि नए में, और नॉन एडजस्टिंग नए में जाते हैं बट पुराने में डिस्क्लोज होते हैं अगर मटेरियल ने, वरना इग्नोर, वरना कुछ नहीं। छोटी मोटी बातों का क्या होती रहती है।
आज उनसे तो कल इनसे, क्या फर्क पड़ता है। सोल्ड लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, ओहो, अरे यार अभी बताया, इन्वेंट्री को आप कम पे बेच रहे हो, कॉस्ट से नीचे बेच रहे हो, एडजस्टिंग इवेंट है। इशूड न्यू शेयर, नए शेयर, अरे कंपनी ने नए शेयर इशू करे हैं, शेयर का इशू करना, पैसा लेना, एडजस्टिंग हुआ ना भाई। सर कहीं काफी टाइम से बात चल रही होगी, फिर कंपनी ने इशू किया होगा तो पुरानी कंडीशन हो गई ना। अरे भाई बातचीत से क्या है, शेयर इशू करना एक अपने आप में इवेंट है जिसका कोई पुराने से लिंक नहीं है। प्लानिंग करने से क्या मतलब है, प्लानिंग से कोई चीज ये थोड़ी हो जाती है कि ठीक है प्लानिंग से तो चीजें डिसाइड होती हैं, बट वो पुराने साल की थोड़ी हो जाती हैं। अब प्लानिंग तो कई कई सालों से कर सकते हो। तो इशू ऑफ शेयर क्या है, ऑब्वियसली नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। स्मॉल फायर, अरे फायर तुम स्मॉल हो, फ्लावर फायर, वो क्या डालोगे उनका। बिग कस्टमर वेंट बैंकरप्ट, अरे बिग कस्टमर तुम बैंकरप्ट हो गए तो एडजस्टिंग इवेंट है। बॉट अ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को तुमने खरीद लिया, तुमने शादी, मैरिज, मर्जर, एक्विजिशन, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट मेरे दोस्त। रिसीव्ड 500 के इंश्योरेंस पे आउट, अरे ये बता दो ना, ये एग्जांपल सर ने नहीं लिया था, एक ही जगह फंसोगे, जल्दी से बताना गलत बताओगे। रिसीव्ड 500 के इंश्योरेंस पे आउट ऑन February 2023 क्लेम, क्लेम कब का था, इस साल का। उस क्लेम का पैसा पक्का हो गया, मैंने क्लेम अपनी बैलेंस शीट में डाल रखा है, उस क्लेम की कंफर्मेशन मिल गई, उस क्लेम की हाँ आ गई, सामने वाले की हाँ आ गई, दलीलें काफी टाइम से डाल रखी थी, रिक्वेस्ट काफी टाइम से डाल रखी थी, एक्सेप्ट हो गई। बताओ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ऑब्वियसली एडजस्टिंग इवेंट मेरे दोस्तों, समझ जाओ। सही किया ना मैंने, चेक कर लो मेरे आंसर। इन्वेंट्री सोल्ड चीप, न्यू शेयर, न्यू इवेंट, करेक्ट। Happened after fire, new event, customer bankruptcy, likely knew they were struggling before June, bought Tini Group, new decision, insurance payout relate to February claim। भाई February के claim के ऊपर ही तो डिसीजन आया है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, IS10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग। तो बात करी दो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एक IFRS 15 की और एक IAS 10 की। तो होपफुली अच्छा लगा सब बच्चों को ये सेशन, एंजॉय करो इन्हें, मस्ती में देखो और रिवाइज करो। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।